ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। खबर मध्य प्रदेश से है। यहां पर जबलपुर को उपराजधानी बनाने की एक बड़ी मांग उठी है और यह मांग किसी और ने नहीं बल्कि जबलपुर के महापौर जगत बहादुर अन्नू ने उठाई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात कर उन्होंने मांग की। उनकी मांग करने की एक बड़ी वजह है, उनका कहना है कि जबलपुर संस्कार धानी के तौर पर मानी जाती है। जबलपुर एक ऐसा शहर है जहां पर विश्वविद्यालय है, मां नर्मदा का पवित्र जल यहां से होकर गुजरता है, भेड़ाघाट जैसा यहां पर एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी है और अगर जबलपुर को उपराजधानी बनाया जाता है तो जबलपुर का विकास भी हो सकेगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का जो मुख्य मध्य प्रदेश का जो हाईकोर्ट है वो भी जबलपुर शहर में ही मौजूद है। तो कहा जा सकता है कि इस उपराजधानी बनाने की मांग को लेकर जो है एक बड़ा अगर इसमें फैसला लिया जाता है तो जबलपुर का ही नहीं बल्कि पूरे महाकौशल क्षेत्र का एक बड़ा विकास यहां पर हो सकता है। लेकिन क्या कुछ कहना था महापौर जगत बहादुर अन्नू का, पहले हम वो आपको सुनाते हैं, आइए देखिए। मदन महल किले से और हमारा धुआंधार तक एक रोपवे जिसमें 4 स्टॉपेज हो, बीच में एक ऐसा रोपवे बनाया जाए। 2 मांगे उनसे करी। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने कहा कि जबलपुर शहर के विकास के लिए एक पूर्व के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी से भी मैंने जो मांग की थी 5000 करोड़ कैसे जबलपुर शहर में लगाया जाए, 5 वर्ष में कैसे जबलपुर महानगर भोपाल इंदौर से बेहतर बनाया जा सकता। जबलपुर शहर को उपराजधानी बनाए जाने के लिए मैंने आज मांग की है और उनसे कहा है कि हर वर्ष एक कैबिनेट की बड़ी बैठक होना चाहिए। तो आपने देखा कि क्या महत्वपूर्ण बात यहां पर कही है जगत बहादुर अन्नू ने, जो कि महापौर हैं जबलपुर के। उनका कहना है कि कैबिनेट की बैठक भी जबलपुर में होने चाहिए। देखिए, महापौर हैं तो अपने शहर के विकास की बात वो जरूर सोचेंगे। हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं जगत बहादुर अन्नू, जो कि जबलपुर के महापौर हैं। जगत बहादुर जी, आपका पब्लिक फर्स्ट में बहुत बहुत स्वागत है। जगत बहादुर जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, आ रही है, मुझे आवाज आ रही है। नमस्कार जी। नमस्कार। जगत बहादुर जी, शहर के नागरिक हैं, निश्चित तौर पर अपने शहर के विकास को लेकर लेकिन उपराजधानी बनाने का ये जो मांग का जो आइडिया है वो आपके कैसे आया और इसके लिए क्यों ये आधार है? सिर्फ एक विकास को लेकर भी बात हो सकती थी, लेकिन उपराजधानी बनाना, इसके पीछे क्या बड़ी वजह है, क्या मांग की बड़ी वजह है? देखिए, जब सीपी बरार ये सेंट्रल इंडिया का स्टेट हुआ करता था जिसमें नागपुर से लेकर पूरा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश एक साथ होता था, विदर्भ से लेकर सारा कुछ एक, तब जबलपुर उसकी राजधानी हुआ करती थी। एक समय जब निकला उसके बाद भोपाल राजधानी बनी और जबलपुर निश्चित तौर पर सरकारें आई और गई पर वो उपेक्षित रहा। जिस तरीके से विकास जबलपुर में होना चाहिए वो नहीं हो पाया और भोपाल इंदौर इस दौड़ में आगे निकल गए। जबलपुर शहर को महाकौशल का सेंटर है, पूरे महाकौशल से व्यापार से लेके सारा कुछ केंद्रित जबलपुर होता है। अगर जबलपुर शहर को हम उपराजधानी बनाते हैं तो निश्चित तौर पर ये पूरा महाकौशल वाला क्षेत्र जो है, विंध्य वाला जो क्षेत्र है, ये सब इससे प्रभावित होगा और निश्चित तौर पर यहाँ पे उन्नति के रास्ते खुलेंगे और जो उपेक्षा का शिकार दशकों से रहा है ये पहले से बेहतर हो जाएगा और भोपाल इंदौर से आगे निकलने की पूरी संभावनाएं तय हो जाएंगी। लगता है कि जो दूसरे शहर हैं, खासतौर पे अगर हम बात करें ग्वालियर की बात करें, तो वो भी शायद हो सकता है कि मांग उठाए कि साहब उपराजधानी हमें भी बनाया जाए। तो ये आपको लगता है कि कहने के कंपटीशन हो सकता है इसमें? मध्य प्रदेश का नहीं, पूरे देश का सेंटर पॉइंट है और इसमें यहाँ पर अपन अगर बात करें तो नेचुरल ब्यूटी से लेकर पर्यटन से लेकर बहुत सारी संभावनाएं जबलपुर शहर में हैं। अगर हम इसका स्ट्रेंथ की बात करेंगे, दूसरे शहरों से कंपेयर करेंगे तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं, चाहे क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करें और चाहे यहाँ की फैक्ट्रीज की बात करें, चाहे यहाँ पर इस जो इसकी सिचुएशन लोकेशन की बात करें और बहुत सारी जो आसपास में हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जो आयरन ओर है और बहुत सारी चीजें हैं। तो इसको लेकर अगर हम जबलपुर को राजधानी बनाते, उपराजधानी बनाते हैं तो निश्चित तौर पर इसके आसपास से लेकर पूरे मध्य प्रदेश में इसका असर होगा और एक बहुत बड़ा हब जबलपुर शहर बनेगा जिससे मध्य प्रदेश को बड़ा लाभ होगा।
मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से जब आपने ये प्रस्ताव उनके सामने रखा तो किस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया, क्या कुछ कहना था उनका? उन्होंने उस बात को सुना। मुझे जो उनके फेस के एक्सप्रेशन थे वो गंभीरता से भरे हुए थे। उन्होंने उसको देखा और उन्होंने ओवरऑल जो मैंने 3-4 मांगे उनसे की थी उसको लेकर उन्होंने उनके भाव आश्वासन वाले थे कि निश्चित तौर पे इस पे वो विचार करेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। तमाम जो शहरों को लेकर आप निश्चित तौर पर निगाह रखते होंगे, उपराजधानी का जो कंसेप्ट है वो कहाँ कहाँ आपने देखने को मिला है और कितना सक्सेसफुल ये कंसेप्ट रहा है जिसमें विकास बहुत तेजी से वहां पर हुआ है? देखिए, एक कैबिनेट की बैठक जैसे नागपुर में होती है, महाराष्ट्र में सबसे हमारे करीब में, वहां पे एक सेशन मुंबई में होता है, फिर एक नागपुर में होता है। तो नागपुर में होने के कारण नागपुर का डेवलपमेंट बहुत तेजी से हुआ। और कल मौका मुझे इसलिए भी, ये बात काफी समय से दिमाग में रहती थी, पर कल इसलिए आई चूंकि गडकरी साहब कल वहां पर मौजूद थे। तो उपराजधानी होने के कारण फिर जब कैबिनेट की बैठकें चालू होंगी तो जबलपुर केंद्र बिंदु बनेगा हर तरीके से। आज अगर हमको बड़ी इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है तो उसके लिए हमारे को जबलपुर को केंद्र बिंदु बनाना पड़ेगा। यहाँ पर हमारी कैबिनेट की बैठक हो, हमारे मिनिस्टर्स यहाँ पर बैठे और बड़े निर्णय मध्य प्रदेश के लिए, तो निश्चित तौर पर जबलपुर शहर को प्राथमिकता मिलेगी और उससे यहाँ का विकास होगा। और यहाँ के विकास से जो आज जो सब कुछ भोपाल और इंदौर के आसपास केंद्रित हो जाता है, जो कि मुख्यमंत्री उज्जैन के हैं तो वहां अब केंद्रित होगा, जो जबलपुर और इस तरफ का क्षेत्र महाकौशल का जो उपेक्षित रह जाता है वो उपराजधानी बनाने से मुझे ऐसा लगता है कि वो ठीक हो जाएगा और पूरा मध्य प्रदेश एक समान रूप से तरक्की के रास्ते पे आगे बढ़ेगा। जी, पब्लिक फर्स्ट के जरिए लाखों दर्शक पूरे देश भर के आपको सुन पा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप शहर के नागरिक होने के नाते जबलपुर का जो इतिहास है उसे भी बताते हो और कितनी महत्वपूर्ण यहाँ पर जो विरासतें धरोहर जुड़ी हुई हैं उसके बारे में जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। देखिए, प्राकृतिक दृष्टि से अगर उसमें बात करें तो ईश्वर का दिया हुआ बहुत कुछ है शहर में। क्लाइमेटिक कंडीशन ऑप्टिमम जिसको कहते हैं, ना ज्यादा ना कम, यहाँ पर है। यहाँ पे ये 52 ताल तलैयों का शहर है, मां नर्मदा के तट पे बसा हुआ है। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी ये आस्था का केंद्र है जबलपुर शहर। यहाँ धुआंधार जैसा एक बड़ा वाटरफॉल जो विश्वविख्यात है वो यहाँ पर है। बहुत सारी रानी दुर्गावती जी से जुड़ी हुई बहुत सारी यहाँ पर चीजें हैं जबलपुर शहर में। यहाँ पर ये ओशो की नगरी है, आचार्य रजनीश की नगरी है, यह सुभद्रा कुमारी चौहान जी की नगरी है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे और महापुरुष हुए हैं जिन्होंने जबलपुर शहर में या तो जन्म लिया है और या तो यहाँ उनकी कर्म भूमि रही है। और अगर हम बात करते हैं कि लोकेशन की, जो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि सेंटर ऑफ इंडिया है, यहाँ पर अगर किसी भी चीज का हब अगर बनाया जाता है तो ट्रांसपोर्टेशन से लेकर और रीच से लेकर कन्वीनियंस से लेकर सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इसलिए जबलपुर बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है। और यहाँ पर चूंकि हाईकोर्ट उस समय आया और राजधानी हमारे पास से गई, हाईकोर्ट होने से हमको लाभ हुए। हाईकोर्ट नहीं होता तो शायद जबलपुर और पिछड़ जाता। परंतु अगर उपराजधानी अब ये बनता है, जो व्यवस्था बहुत आसानी से बनाई जा सकती है, जब तक हम अपनी चीजों को डिसेंट्रलाइज नहीं करते हैं तब तक हम तरक्की उस गति से नहीं ला सकते हैं। तो डिसेंट्रलाइज करने का और उन्नति तेजी से लाने का, इसकी भौगोलिक स्थिति देखकर, क्लाइमेटिक कंडीशन देखकर और यहाँ के इतिहास को देखकर हम लोग बहुत सारी चीजें हमको विरासत में प्रकृति से मिली हैं। तो उन चीजों को हमें उसके बढ़ाने के लिए हमको एक कैटलिस्ट की जरूरत है जो अपने आप में एक उपराजधानी बनने से हो जाएगा। तो इसलिए इतिहास के दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से, अन्य अनेक दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो जबलपुर से बेहतर कोई जगह नहीं है जिसको उपराजधानी बनाने से पूरे मध्य प्रदेश को एक रूपता से हम विकास के रास्ते पर आगे ले जा सकेंगे। आपको लगता है कि क्या कुछ इतने समय में हो जाना चाहिए था जबलपुर में जो अब तक आपको लगता है कि नहीं हुआ और जिसके लिए लगातार आप उपेक्षित और पिछड़ा जो शब्दों का इस्तेमाल जबलपुर के लिए कर रहे हैं, वो क्या ऐसी तो तमाम जो आप देखते हैं विकास के पैरामीटर में जो जबलपुर में अब तक हो जाने चाहिए थे जो अब नहीं दिख रहे हैं आपको? देखिए, यहाँ पर ये एजुकेशन का हब हुआ करता था जबलपुर से। महर्षि के बहुत सारे स्कूल्स हैं, अन्य हमारे संस्थाएं हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी है, सिख कम्युनिटी है, हमारे बहुत सारे शासकीय स्कूल बहुत सारे हुआ करते थे। एक समय में 573 स्कूलों का एक हब होता था जो पूरे एशिया का सबसे बड़ा हब होता था। पर वो एक समय के बाद वो उतने अच्छे तरीके से डेवलप नहीं हो पाया। हमें यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन की बहुत जरूरत है। हम पर्यटन को बढ़ावा नहीं दे पा रहे।
हमारे पास एशिया का सबसे बड़ा अर्बन फॉरेस्ट है। 2000 एकड़ का अर्बन फॉरेस्ट एशिया में इतना बड़ा कोई नहीं है। जो हमारा डुमना नेचर पार्क, यहाँ पर 13 तेंदुआ हैं हमारे पास, 13 लेपर्ड हैं और 2000 से अन्य जीव जंतु वहां पर, 2000 से ज्यादा के, वो हमारे पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। वाटरफॉल भेड़ाघाट बहुत बड़ा है, लेकिन उससे संबंधित बहुत बड़े अगर हम बोले कि बड़े प्लेग्राउंड्स या बड़े स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज या बड़ी कला के क्षेत्र में कोई एक्टिविटीज या बड़े गार्डन्स या बड़े वाटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज जो होना चाहिए था जबलपुर शहर में, बड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ हो सकता है। एक बड़ा हमारा ये हब बन सकता है जहाँ पर हम लोग जिसको कहते हैं कि स्टोरेज का बहुत बड़ा हब हो सकता है यहाँ पर। और अभी हमारे जैसे जो सड़कें बन रही हैं बाहर, वो उनसे अगर जोड़कर बहुत बड़ा अगर हम लोग यहाँ पे हब बनाते हैं तो निश्चित तौर पे ये होगा स्कूल, हॉस्पिटल्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन और पर्यटन की दृष्टि से और पर्यावरण को लेकर वो काम कर रहे हैं। ये 4-5 ऐसे बिंदु है कि अगर इस पे काम किया जाए तो जबलपुर शहर पूरे मध्य प्रदेश का सबसे बेहतर शहर होगा। और ये बहुत आसानी से हो सकता है कि जब हम इसको उपराजधानी बना दें। जगत बहादुर जी, इस सवाल आपको राजनीतिक लग जरूर सकता है, लेकिन सवाल पूछना यहाँ पे बेहद लाजमी है कि ये इस उपेक्षा का कारण क्या रहा? सियासी तौर पर जबलपुर को इस तरह से जिस तमाम जो खूबियों को आप यहाँ पर हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, बता रहे हैं, क्या वजह रही कि इन तमाम खूबियों को, इन बिंदुओं को फोकस नहीं किया गया पॉलिटिकली? राजधानी भोपाल बनने के बाद से जो कंसंट्रेशन वहां भोपाल से होता था वो इंदौर और उसके आसपास पे कंसंट्रेट किया गया। उसको बॉम्बे से लिंक किया गया इंदौर को, और जबलपुर यहाँ चूंकि यहाँ पुरानी फैक्ट्रीज होती थी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं आज, हालांकि उस समय 1 लाख से ज्यादा एम्प्लॉय होते थे तो, और आज 10-12 हजार के आसपास बचे हैं। बड़ी बड़ी हमारी ऑर्डिनेंस की और जो फैक्ट्रीज हैं, हमारी व्हीकल फैक्ट्री है, 5 बड़ी फैक्ट्रीज हैं यहाँ पर। तो वो फैक्ट्रीज होने के कारण एक मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया। जबकि विद्युत मंडल और हाईकोर्ट दो हमारे पास मुख्यालय यहाँ पर जबलपुर शहर में हैं। उसके अलावा 5-5 यूनिवर्सिटीज हैं। लेकिन जब इस पे और भी बहुत ज्यादा काम किया जाना चाहिए था जो नहीं हो पाया, और ये अगर उपेक्षा का कारण तो सबसे बड़ी बात है कि जो पॉलिटिकल लोग शीर्ष पर मध्य प्रदेश पे बैठे उनका कमिटमेंट क्या है। उनका कमिटमेंट अगर भोपाल, इंदौर, मालवा और उस तरफ उनका कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा तो निश्चित तौर पर ये थोड़ा सा दूर होता है वहां से, राजधानी से, तो यहाँ पर उपेक्षा होती है। बिल्कुल उपेक्षित तो नहीं रहा, लेकिन जो होना चाहिए तो वो नहीं हुआ, और वो संभव बहुत आसानी से तब है जब हम इसको उपराजधानी बना देते हैं। ये सिर्फ औपचारिकता की भरी मांग है या सिर्फ आप इसको एक मुहिम में तब्दील करेंगे और इसको लेकर कहा जा सकता है, कहते हैं कि कैंपेन एक्सरसाइज आप करेंगे कि नहीं साहब हमें तो अब उपराजधानी से नीचे में स्वीकार नहीं है, और इसको लेकर आप सरकार से लेकर जनता तक समर्थन भी हासिल करने की कोशिश करेंगे? ये शुरुआत हुई है और इसको अंत तक पहुंचाने के लिए मुझे महापौर रहते हुए या विपक्ष में रहते हुए या सत्ता पक्ष को साथ में लेते हुए मुझे जिस हद तक जाकर जो करना होगा, ये शुरुआत हुई है और ये बात निकली है तो अब दूर तक लग जाएगी। और जबलपुर शहर महाकौशल और पूरे मध्य प्रदेश के लिए ये लड़ाई निश्चित तौर पर जमीन से लेकर और ऊपर तक जाकर, आग्रह से लेकर विवश करने तक ये पूरी लड़ाई लड़ी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद जगत बहादुर अन्नू जी। अपने शहर को लेकर, विकास को लेकर इसी तरह का जुनून होना भी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि विकास को लेकर जो आप मुहिम चला रहे हैं, डेवलपमेंट को लेकर आप जो मुहिम चला रहे हैं, उसमें आप कामयाब हों। और हम चाहेंगे कि तमाम जो शहर के जो महापौर हैं, तमाम के सभी जो शहरों के जो जनप्रतिनिधि हैं, वो भी अपने शहरों के बारे में, विकास को लेकर इसी तरह का रुख रखें। पब्लिक फर्स्ट के साथ जुड़ने के लिए, अपने विचार साझा करने का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने देखा किस तरह से जबलपुर के महापौर जो हैं वो जबलपुर को उपराजधानी बनाने को लेकर मांग उठा रहे हैं। उनका कहना है कि बहुत लंबे समय से जबलपुर के साथ जो है उपेक्षा की गई है, अनदेखी की गई है। और जो मध्य प्रदेश की हम बात करें तो ज्यादातर जो डेवलपमेंट हुआ है वो भोपाल और उसके आसपास के क्षेत्रों में हुआ है। अब हम सीधे चलेंगे हमारे संवाददाता विकास सोनी के पास, जो कि जबलपुर में मौजूद हैं, और विकास से हम जानने की कोशिश करेंगे कि उपराजधानी बनाने की मांग को लेकर जो है लोगों में कितनी उत्सुकता है। विकास, आपको मेरी आवाज पहुंच पा रही है? और ये बेहद खुशी का विषय है राजधानी के लिए
कि जिस तरीके से महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने उपराजधानी की मांग की हो, ये बात जैसे ही संस्कार धानी की गलियारों में गूंजने लगी है, वैसे ही नई नई अटकलें लगाई जाने लगी है, नए नए सपने संजोने लगे हैं संस्कार धानी वासी कि शायद अब संस्कार धानी का उद्धार हो पाएगा, शायद महापौर जी की गुजारिश डॉक्टर मोहन यादव मान सके, मुख्यमंत्री महोदय मान सके और उसके बाद संस्कार धानी के विकास में नए नए आयाम जोड़ते जाए। लेकिन विकास, जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये था कि जब भी इस तरह की जो मांग उठती है उसमें श्रेय लेने की होड़ हो जाती है और कहीं ना कहीं फिर हर नेता सोचता है कि भाई अगर इसमें हम मुहिम में शामिल हुए तो ये श्रेय तो फलाना नेता ले जाएगा। अगर इस केस की हम बात करें, इस मुहिम की बात करें, तो कहीं ना कहीं जो अगर मुमकिन होता है कहीं से भी तो ये श्रेय जो है महापौर ले जाएंगे। तो पॉलिटिकली थोड़ा हम आपसे समझना चाहेंगे कि महापौर जगत बहादुर अन्नू के लिए कितने गतिरोध खड़े हो सकते हैं या कितना समर्थन उनको मिल सकता है इस मांग को लेकर। जी बिल्कुल आशुतोष जी, इस बात को समझने के लिए सबसे पहले यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि संस्कार धानी की जो पृष्ठभूमि है वो किस तरफ और किस खांचे में सबसे ज्यादा सटीक बैठती है। देखिए, नगर सत्ता पर काबिज रही था और बहुत लंबे समय तक उन्होंने पारी को खेला। जिस समय जगत बहादुर सिंह अन्नू नगर सत्ता पे काबिज हुए, महापौर के पद पे जनता ने उनके सिर पे मोहर बांधा, उस समय जो नगर निगम की जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत तरीके से डावाडोल थी, या ये कि बिल्कुल जो आर्थिक कोष था वो शून्य के बराबर जा चुका था। जैसे ही महापौर ने गद्दी संभाली उसके बाद से ही चाहे वो जल प्लावन की स्थितियां हो, जाम की हो, अतिक्रमण की हो या कर्मचारियों के वेतन को लेकर के हो, तो महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन जो एक विजन था उनका वो बिल्कुल क्लियर था कि कहीं ना कहीं जबलपुर का जो उत्थान है, संस्कार धानी का जो विकास है, वो किसी भी कीमत पर होना चाहिए। और अभी विगत दिनों जब ये कार्यक्रम हुआ और केंद्रीय परिवहन मंत्री और मुख्यमंत्री महोदय जब जबलपुर आते हैं तो एक वही चीज की हर बार जबलपुर का उपेक्षा हो रही है, हर बार जबलपुर को नकारा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो इन्होंने जो मांग की है उपराजधानी की, जो सबसे प्रमुख बात यहाँ पे आशुतोष जी ये है कि विश्व प्रसिद्ध जो धरोहर है भेड़ाघाट, वो उसको लेकर के अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्लान ले दिया और मदन महल क्षेत्र से लेकर के धुआंधार भेड़ाघाट तक जो एक रोपवे की मांग की गई है, क्योंकि उसका जो परिवहन का जो रास्ता है वो काफी गड़बड़ हो चुका है, कई बार बनने के टेंडर भी हो चुके हैं, लेकिन इस बार ये रोपवे की मांग कर रहे थे, काफी अभिनव पहल होगी। और जो बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं, बाहर से जो देश विदेश से जो पर्यटक आते हैं, उनकी नजर में जो ये विश्व धरोहर है उसका जो विजन है वो बहुत ही ज्यादा बेहतर हो सकता है। हालांकि सत्तारूढ़ पार्टी में बैठे हुए राजनेताओं को या इससे पहले जो भी आए उन्हें ध्यान देना चाहिए था कि यदि विश्व धरोहर तक पहुंचने के लिए पर्यटक को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है तो शायद वो दोबारा यहाँ आएंगे नहीं और पर्यटन की दृष्टि से बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू जो है वो बहुत निचले स्तर से जबलपुर से जुड़े हैं, उनने पार्षद के लेवल से भी राजनीति को देखा है, कई बार वो नेता प्रतिपक्ष भी रहे। तो ये एक मुद्दा जो खुल के सामने आता है कि जो विजन है वो तो शहर विकास का है, रही बात ढोल लेने की, तो जनता ने एक लंबा समय भारतीय जनता पार्टी को दिया था नगर सत्ता पे, ये मुमकिन नहीं हो पाया। हालांकि बात बिल्कुल सीधी है, मुख्यमंत्री महोदय भारतीय जनता बिल्कुल बिल्कुल विकास, हम आपकी आवाज जहां तक हम तक पहुंच पा रही है, आपने बहुत ही महीन तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है कि कितना महत्वपूर्ण है ये पूरा सियासी समीकरण भी आपने समझाया। तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल हम समझ सकते हैं दर्शकों की जबलपुर को उपराजधानी बनाने की यहाँ पे मांग उठी है। महापौर जगत बहादुर अन्नू ने इस मांग को उठाया। उनका तो साफ तौर पर कहना है पब्लिक फर्स्ट के जरिए कि ये जो मांग है उसको लेकर बेहद गंभीर है, ये सिर्फ औपचारिक मांग नहीं है, उसको लेकर कैंपेन वो चलाएंगे और एडी से चोटी तक का वो जोर भी लगाएंगे। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, खूबसूरत जबलपुर की भेड़ाघाट का सौंदर्य जगत प्रसिद्ध है, मां नर्मदा का भी यहाँ से जो है घाट बने हुए हैं और जबलपुर एक ऐसा केंद्र है जो कि महाकौशल ही नहीं
बल्कि अगर हम आदिवासी बहुल क्षेत्र को कहें तो उसका एक प्रमुख केंद्र रहा है, इतिहास जुड़ा हुआ है, रानी दुर्गावती जी से भी इतिहास जुड़ा है। जैसा कि महापौर बता रहे थे कि एक समय जबलपुर में बड़ी संख्या में स्कूल यानी कि विद्यालय हुआ करते थे, जो कि एशिया में सबसे ज्यादा जो है विद्यालय होने का गौरव भी जबलपुर को प्राप्त है। तो तमाम ऐसी बातें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उपेक्षा का शिकार हुआ है। उसको ये उपेक्षा सियासी तौर पे ज्यादातर होती है। जो दर्शक इसको समझना चाह रहे हैं, हम बता दें कि जब कोई बड़ा पॉलिटिकल लीडर किसी क्षेत्र से खड़ा होता है तो अपने आसपास के क्षेत्र को विकसित करता है, लेकिन मध्य प्रदेश की सियासत में जबलपुर के साथ ऐसा नहीं हो सका। और कहीं ना कहीं जिस तरह से जबलपुर के महापौर बता रहे थे कि देखिए पॉलिटिकली जो है सत्ता के जो केंद्र हैं उन्होंने भोपाल और भोपाल के आसपास यानी कि कहें इंदौर, और अब वो कह रहे हैं कि चूंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन से, तो उनका फोकस हो सकता है कि सिर्फ उज्जैन में हो। हालांकि अगर हम कहें तो एक प्रदेश के मुखिया हैं तो निश्चित तौर पर पूरे प्रदेश और पूरे हर जिले को, हर शहर को लेकर वो गंभीर होंगे, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। लेकिन इस मांग को लेकर कहा जा सकता है कि कई सियासी अटकलें जरूर यहां पर लगाई जाएंगी कि इस मांग के पीछे बड़ी वजह क्या है और क्या वाकई में उपराजधानी का जो कंसेप्ट है वही विकास के लिए गारंटी देता है। सवाल अब दर्शकों आपसे भी, क्या उपराजधानी बनाने से या राजधानी बनाने से ही किसी क्षेत्र का, किसी जिले का, किसी शहर का विकास हो सकता है? क्या किसी भी छोटे शहर का या किसी भी छोटे गांव का, किसी भी छोटी तहसील का, कस्बे के नागरिक का यह मौलिक अधिकार नहीं है कि उसके क्षेत्र का भी विकास हो, जहां वो रहता है उसका भी विकास उसी तरह से होना चाहिए जिस तरह राजधानी का होता है? क्या ये जरूरी नहीं है कि जो विकास की जो तमाम योजना है वो सिर्फ राजधानी तक ही सीमित ना रहे, गांव गांव तक पहुंचे? क्या ये जरूरी नहीं है कि जो सुविधाएं, जो स्वास्थ्य सुविधाएं, जो शिक्षा की सुविधाएं जो बड़े शहरों को मिलती है वो छोटे शहरों तक भी पहुंचे, गांवों तक भी पहुंचे? जब हम कहते हैं कि भारत एक ग्रामीण प्रधान क्षेत्र है, गांव का देश है, तो क्या भारत के हर एक गांव के प्रति हमारे कर्तव्य, हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वहां तक पहुंचे? और ये बड़ा सवाल इसलिए भी कि कहीं ना कहीं जो तमाम जो विकास को लेकर जो है गांवों से पलायन होने लगता है कि अगर हमें बेहतर स्वास्थ्य शिक्षा की सुविधाएं चाहिए, हमें बेहतर नौकरी चाहिए, तो गांव के लोग जो हैं शहरों में आते हैं। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं हमारे जो गांव के जो क्षेत्र हैं वो लगातार जो है पलायन का शिकार होते जाते हैं, छोटे शहर पलायन के शिकार होते जाते हैं और वहां पर विकास नहीं पहुंच पाता, वहां पर समुचित विकास नहीं हो पाता। तो ये बड़ा ये जो सवाल है, और उसमें कहीं ना कहीं तमाम जो छोटे शहर या बड़े शहर तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन तमाम जो स्थानीय नागरिकों को अपने अपने क्षेत्र को लेकर एक जिम्मेदारी खुद भी निभानी चाहिए कि बहुत आसान होता है अपने स्थान को परिवर्तित करके कहीं दूसरी जगह जाना, और ये होता भी आया है। लेकिन अगर हम एक जिम्मेदारी उठा लें कि हमें अपने क्षेत्र का स्वयं विकास करना है, सरकार की योजनाओं को लागू कराना है, अपने क्षेत्र को लेकर उनको गंभीरता भी रखनी है, एक मुहिम चलानी है, अगर कहीं गलत हो रहा है तो उसको रोकना है, अगर ये हम इसको मुहिम खुद बना लें तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि चाहे कोई भी एजेंसी हो, कोई भी सरकार हो, वो अपने नागरिकों के प्रति जिम्मेदार उसे होना ही पड़ेगा। और यही वजह है कि पब्लिक फर्स्ट लगातार पब्लिक की आवाज उठाती है। पब्लिक फर्स्ट आपका अपना मंच है जिसके जरिए हम तमाम ऐसे मुद्दे उठाते हैं जहां पर पब्लिक अपनी बात खुद रख सके, अपने विकास की बात रख सके, अपने साथ होने वाली परेशानियों को वो रख सके। तो पब्लिक फर्स्ट के इस मंच का आप भरपूर इस्तेमाल कीजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसे लग रहे हैं और आप क्या कुछ देखना चाहते हैं। पब्लिक फर्स्ट के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन पब्लिक फर्स्ट पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।